नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और आज मैं लेकर आया हूँ एक और नया लेक्चर, नया टॉपिक जिसको हम नए एक एस्पेक्ट से देखेंगे और समझेंगे कि आखिर में ये क्या है। पूरा डिस्कशन करने के बाद ये डिसीजन लेंगे कि आखिर हम इसको क्या बोलें। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये टॉपिक है और ये पहला टॉपिक जो है वो है 1857। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसे लिखूंगा नहीं कि 1857 को क्या बोला जाए। ये पूरा लेक्चर होने के बाद हम इस निष्कर्ष पे आप खुद ही पहुंचेंगे कि इसको क्या कहा जाए। पहले डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आखिर ये होना क्या चाहिए। कुछ लोग आप देखते हैं इसको बोलते हैं कि ये रिवॉल्यूशन है, 1857 एक क्रांति है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिपाही मुटिनी है, यानी कि सैनिक विद्रोह था सिर्फ ये। और कुछ लोग बोलते हैं ये रिवोल्ट था। तो इन चारों में अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने, और जो यूट्यूब पे इतिहास के लेक्चर देते, वीडियो बनाते, उन्होंने भी इसको अलग अलग नाम से अपने वीडियो बनाए हैं। और इतिहासकारों ने और विद्वानों ने भी इसको अलग अलग ढंग से समझ के अपने अपने तर्कों से इसको ये डिफरेंट नाम दिए हैं। लेकिन हम देखेंगे जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जैसे सर सैयद अहमद खान की किताब है असबाब बगावत हिंद, बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, यानी कि बगावत होने के कारण असबाब बगावत हिंद। तो ऐसी और भी लोगों ने अलग अलग इसके नाम दिए हैं। तो आज हम इन सबको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें इसे क्या कहना चाहिए। तो आइए समझते हैं 1857 को। 1857 को जब भी कुछ होता है, ये चाहे रिवॉल्यूशन हो या वॉर हो या रिवोल्ट हो या सिपाही मुटिनी हो, तो ऐसे ही नहीं होता। कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ होता है पीछे, एक प्लेटफॉर्म जो इफ़ेक्ट करता है जिस एरिया के, जिस कंट्री के, जिस वर्ग के लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। उनका कुछ नाराज़गी, कुछ उनके साथ अजीब सा सौतेलापन, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे कारण होते हैं। यूं ही ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो हम देखेंगे कि क्या ये सारे वर्गों को उनके एक ही कारण इफ़ेक्ट कर रहे थे। ब्रिटिश जो पॉलिसी ला रहे थे या ब्रिटिश जो भी रिफॉर्म कर रहे थे, या जो भी उनकी रिवेन्यू पॉलिसी है, रिलीजियस रिफॉर्म जो वो कर रहे थे, या जो भी टैक्सेस थे, या जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनकी ड्यूटी थी, क्या वो पूरे हिंदुस्तान को इफ़ेक्ट कर रहे थे? हिंदुस्तान में जो अलग अलग वर्ग है उनको इफ़ेक्ट कर रहे थे, या सबके अपने अलग अलग कारण थे? तो इन सबको हम देखेंगे। जैसे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मुल्क में, किसी भी राज्य में अलग अलग वर्ग होते हैं। वर्ग से यहाँ तात्पर्य है जैसे फार्मर्स को अलग वर्ग बना दो, स्टूडेंट्स का अलग बना दो, एजुकेटेड लोगों का अलग बना दो, है ना, ट्रेडर्स का अलग बना दो, रूलर्स का अलग बना दो, तालुकदार ज़मींदारों का अलग बना दो, सैनिकों का अलग बना दो। तो ये सब अलग अलग वर्ग, क्या ये सारे ब्रिटिश की पॉलिसी से सारे एक साथ इफेक्ट हो रहे थे, या कुछ पॉलिसी किसी कुछ वर्ग को और कुछ पॉलिसी किसी कुछ वर्ग को इफेक्ट कर रही थी? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो पहला वर्ग लेंगे हम सिपाही, सैनिकों को लेते हैं। पहला सैनिक, क्योंकि ये विद्रोह की पहले से बहुत सारी चीज़ें, कारण इसके पैदा हो रहे थे, लग रहा था ये होगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो करते हैं वो सिपाही, सैनिक ही लोग करते हैं। 10 मई को ये मेरठ में विद्रोह कर देते हैं।
और फिर दिल्ली की तरफ कूच करके दिल्ली पे अपना कब्जा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको अंग्रेज़ों से क्या दिक्कत थी और अंग्रेज़ों ने ऐसी कौन सी नीति या पॉलिसी बनाई थी जिससे सैनिक अपनी नाराज़गी दर्ज करवा रहे थे। तो देखते हैं सैनिकों का गुस्सा। सैनिकों में सबसे पहला जो था, इनके साथ भेदभाव था इनकी सैलरी को लेकर। यानी कि इकोनॉमिक सैलरी उसी काम की जिस काम को ब्रिटिश सैनिक कर रहे हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा थी, उनकी सुविधाएं कम ज़्यादा थी। और वहीं इंडियन आर्मी के इंडियन जो लोग थे ब्रिटिश आर्मी में, उनकी उसी काम की सैलरी भी कम थी, सम्मान भी कम था और सुविधाएं भी कम थी। एक तो नाराज़गी थी इनकी सैलरी को लेकर, दूसरी इनकी नाराज़गी थी कि इन्हें लड़ने के लिए समुंदर पार भेज दिया जाता था। समुद्र पार भेजने का मतलब है कि हिंदुओं के वर्ग को, हिंदुओं के धर्म को आप भ्रष्ट कर रहे हैं। ये मान्यता कि समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट करना है। तो इनको भेजा गया बर्मा वॉर में, अफगान वॉर में, और जब ये वॉर से वापस आते थे तो इनका बहिष्कार होता था, जात पात से निकाल दिए जाते थे। वो जात पात से निकालना उस सैनिक की नौकरी से ज़्यादा उनको परेशानी पैदा करता था। आज भी आप देखते हैं जब हुक्का पानी बंद कोई पंचायत करती है तो उस इंसान का निकलना, उसकी बेटी बेटों की शादी होना, उसको कोई अपने यहाँ बुलाता नहीं है, कोई दावत में नहीं बुलाता, बल्कि 150 गांव की पंचायत होकर उसको निकाला कर देती है, जात निकाला, बहिष्कार शुरू कर देती है। हुक्का पानी आज के दौर में भी, उस वक्त तो देखो कितना। इस वॉर में जब एक सैनिक जिसका नाम सीताराम था, वो जब वापस आया तो उसका जात बहिष्कार हुआ, ज़बरदस्त बहिष्कार हुआ। ये एक एग्जाम्पल मिलता है कि इससे सैनिकों में क्या भावना गई होगी कि ये जानबूझकर हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। नंबर 4, इन सैनिकों को जो नई राइफल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, एनफील्ड, नई राइफल जो यूज कर रहे थे, उसमें ये सैनिकों के अंदर फैल चुका था। सच था या नहीं, ब्रिटिश इसको नकारते हैं, लेकिन ये बात फैल चुकी थी और ये बात मान ली भी गई थी इंडियन सैनिकों द्वारा कि इस राइफल के यूज में जिस चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, जो दांतों से हमें तोड़नी होती है, उसमें सूअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है। तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। सूअर किस धर्म के लिए प्रोहिबिटेड है, गाय किस धर्म के लिए प्रोहिबिटेड है, पवित्र है, होली एनिमल है, गाय माता है। उसके बावजूद भी ये सैनिकों में फैल चुका था कि जिसको हम मुंह से तोड़ते हैं वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। इसने बहुत नाराज़गी पैदा की सैनिकों के बीच में। और ये सैनिक कुछ अटैच्ड भी थे फार्मर को, ये फार्मर्स के उससे निकले थे। तो अब जब फार्मर्स की दिक्कत आएगी तो इनको भी दिक्कत आएगी। 5वां, इसमें काम कर रहे थे मिशनरीज। जो मिशनरीज थे वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आर्मी में कर रहे थे, जो इनको कतई कबूल नहीं था कि कोशिश की जा रही है कि धर्म परिवर्तन हो। ये बात भी इंडियन आर्मी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये सारी नाराज़गी इंडियन आर्मी में चल रही थी। तो ये थी इंडियन सैनिकों की नाराज़गी। अब देखेंगे हम दूसरे वर्ग की। दूसरा वर्ग लेते हैं हम यहां पर फार्मर को, किसान। किसान हमेशा अपनी रोजी रोटी खेती करके करता है, उससे ही उसका परिवार चलता है, उससे ही घर चलता है। खेत पर या खेती पर आँच आएगी, दबाव पड़ेगा तो फार्मर की तकलीफ़ें बढ़ेगी।
और फार्मर की तकलीफ़ें संबंधित थी आर्मी के जवानों से भी, क्योंकि वो उन्हीं फार्मर्स के कोई भाई थे, कोई बहन थे, कोई किसी और रिश्ते में थे, यानी कि उन्हीं से निकले हुए वो सैनिक के लोग भी थे। इनका दर्द वहाँ तक पहुँचेगा, उनका दर्द यहाँ तक आएगा। तो देखते हैं फार्मर्स की दिक्कतें क्या थी। फार्मर्स की पहली दिक्कत थी सबसे बड़ी कि उनसे जो टैक्स लिया जाता था वो बहुत हाई था, बहुत हाई टैक्स इनसे लिया जा रहा था। इतना टैक्स ये देने के पोजीशन में नहीं थे और इनको टैक्स लेने के लिए भी रिवेन्यू सिस्टम जो लाए थे ये, उसमें भी देखेंगे हम, जब ये ज़मींदारों को कुछ अधिकार देंगे कि आप इतना टैक्स लेके हमें दो, वो भी नहीं ले पा रहे थे तो उनको भी निकाल दिया जाएगा। बहरहाल हम पहले देखते हैं कि फार्मर्स हाई टैक्सेस लिए जा रहे थे। अब हाई टैक्सेस चुकाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? अगर आप टैक्स नहीं चुकाओगे तो ब्रिटिश आपका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, आपका उत्पीड़न करेंगे। तो हाई टैक्सेस इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देता। इस ब्रिटिश के उत्पीड़न से, ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेशन से, ब्रिटिश के उससे बचने के लिए इन्हें लेना पड़ जाता था उधार, मनी लेंडर से। मनी लेंडर से उधार। इस उधार को चुका पाने में ये असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इतनी पैदा नहीं हो रही थी, जितनी होती थी वो अधिकतर टैक्सेस में चली जाती थी। तो मनी लेंडर की ज़मीन जो फार्मर्स उनको अपनी ज़मीन के बदले पैसे लेते थे, अपनी ज़मीन जो गिरवी रखते थे, उस ज़मीन को छुटवा पाने में फार्मर असमर्थ हो रहे थे। तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा था? इसका रिजल्ट निकल रहा था कि मनी लेंडर अब उनकी ज़मीन को कब्जा लेते थे, तो फार्मर्स लैंडलेस हो रहे थे। इसका परिणाम दिख रहा था, लैंडलेस हो रहे थे, अपनी ज़मीन से हाथ धो रहे थे, जबकि ज़मीन माता के समान थी जो उनकी रोजी रोटी दे रही। तो ये भी गुस्सा था इनका, फार्मर्स का, और इनका संबंध किसानों से था ही। अब देखते हैं अगला वर्ग। अगला वर्ग था ट्रेडर्स का, जो कॉटन सिल्क कॉटन इसका व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटिश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदली। ब्रिटिश का जो सामान इंडिया आता था उस पर चार्जेस कम थे, भारत का जो बाहर जा रहा था उस पर चार्जेस बहुत आए थे। ट्रेडर्स के लिए अपना सामान बाहर भेजना बहुत मुश्किल हो रहा था, और जो बाहर से सामान इंडिया में आ रहा था उस पर जो चार्ज लेवी लगाते थे वो बहुत कम था, और भारतीय सामान पे बहुत ज़्यादा लगता था। मुनाफा भी कम हो रहा था और माल वो पहुंचा भी नहीं पा रहे थे, जबकि ब्रिटिश का सामान सस्ता भी था और उनसे चार्जेस भी कम लिए जा रहे थे। तो उन गुड्स सामानों ने भारतीय सामानों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जिससे इन ट्रेडर्स की कमर टूट गई और ये भी सड़क पे आ गए, ये भी भिखमंगे की तरह हो गए। तो ट्रेडर्स नाराज हुए। अगला वर्ग, ये तीसरा वर्ग था। चौथा वर्ग आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट का था, एंड हैंडीक्राफ्ट। ये वो लोग थे जिनको पेट्रोनेज मिला हुआ था, संरक्षण मिला हुआ था, छोटे छोटे रूलर्स का, जमींदारों का, तालुकदारों का। वो इनको इकोनॉमिकली हेल्प करते थे, ये उन पे डिपेंडेंट थे। तो इन आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट ये भी डिपेंडेंट थे जिन छोटे रूलर्स पे, जिन तालुकदारों पे, जिन ज़मींदारों पे। अब उन्हें भी दिक्कत आएगी तो इन ऑटोमेटिक दिक्कत आ जाएगी। तो ये भी अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। नंबर 5, तालुकदार, ज़मींदार। इनके साथ क्या हुआ? इस वर्ग के साथ रेवेन्यू सेटलमेंट भी किए गए। इनसे कहा गया, इनसे सेटलमेंट किए गए, जैसे
इनसे 3 सेटलमेंट किए गए, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। लेकिन कोई भी सेटलमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सका। इनसे जितनी उम्मीद की जा रही थी कि ये अंग्रेज़ों को किसानों से टैक्स वसूली करके देंगे, उतनी वसूली ये नहीं कर पा रहे थे। तो इसका परिणाम क्या निकला कि इनको भी इनकी ज़मींदारी और ताल्लुकदारी इनकी छीन ली गई, इनको लग गया। अब ये क्या करें, इनकी सम्मान रिस्पेक्ट तो ज़मींदारी ताल्लुकदारी से था, अब वो गया, सम्मान भी गया, अब जो कमाई पैसे वैसे थे, जो रौब था वो भी गया। तो ये वर्ग भी नाराज हो गया। 5वां, अब छठा वर्ग जो था वो था छोटे रूलर्स का, जो इंडियन स्टेट के रूलर्स थे, छोटे छोटे रूलर्स जो अलग अलग क्षेत्र में थे। इनके साथ क्या किया अंग्रेजों ने, इनके लिए 2 नीति लिया है। पहली नीति लाए डॉक्ट्रिन ऑफ एलायंस, दूसरी लाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये वेलेजली की लाए थे और ये डलहौजी साहब लाए थे। तो वेलेजली साहब का मकसद भी एनेक्सर था कि स्टेट को मिला लिया जाएगा। लैप्स इनका ही मतलब था कि स्टेट को हमें छीन लेना है। दोनों का मकसद एक ही था, स्टेट को छीनना। अब इन्होंने स्टेट छीनना शुरू कर दिए, तो जो थे वो उनमें नाराज़गी होगी। अब नाराज़गी किन लोगों में होगी देखिए, मुख्य मुख्य बताऊंगा। लखनऊ की कौन नाराज हुई, बेगम हजरत महल। उनका राज्य छीन लिया। उनके बेटे ब्रजेश कादिर को इन्होंने उत्तराधिकारी एक्सेप्ट नहीं किया, नाराज। लास्ट पेशवा के बेटे नाना साहब जो कानपुर में रह रहे थे, कानपुर, जिनको निर्वासित कर दिया था कानपुर के लिए, नाराज। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में नाराज। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह नाराज। बरेली में खान बहादुर खान नाराज। और भी लोग नाराज थे। और दिल्ली में जो बादशाह बैठे थे बहादुर शाह जफर, जिनकी उम्र 80 साल थी, उनको कह दिया गया था कि अब लाल किला खाली करो, तुम्हें छोटी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो ये तो उनका अपमान था। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को ये बोला जा रहा है कि लाल किला खाली करो, अब तुम्हें दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो भाई दिल्ली में 80 साल के था, करते क्या, लेकिन अपमान तो हो रहा था। तो ये सब लोग भी इसमें नाराज थे और उसमें ये फिर 1857 में ये शामिल होते हैं। कौन कौन वर्ग नहीं था शामिल, अब देखिए। पहला, एजुकेटेड लोग शामिल नहीं थे, इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा, कुछ बिजनेसमैन भी नहीं कर रहे थे सपोर्ट। तीसरा, कुछ सैनिक भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आधे सैनिक विद्रोह में शामिल थे, आधे बल्कि उनके खिलाफ थे। तो ये सब लोग भी, और फिर पूरे भारत भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। साउथ इंडिया में बिल्कुल नहीं हुआ, अछूता था साउथ इंडिया। बंगाल बिहार में मामूली असर था, बंगाल एंड पंजाब में
बिहार में तो हो रहा था, तो यहाँ भी नहीं था, बल्कि दुआ भी मांग रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे कि विद्रोह सफल ना हो। तो ठीक है, अब हमने सारे वर्ग देख लिए, उन वर्गों के कारण देख लिए कि वो वर्ग किस किस कारण से वर्ग था। सबके अपने अलग अलग कारण थे नाराज़गी होने के, सबका एक ही कोई कारण नहीं था। किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, तो किसी का एनेक्सर था, तो किसी का था टैक्सेस, तो किसी का था सैलरी या उनके साथ सम्मानित वो ना करना या उनका धर्म भ्रष्ट करना, है ना। सबका अलग अलग था। और इससे पहले भी 1829 में या और भी आप देखेंगे बाल सती प्रथा एबोलिश किया उन्होंने, या दो रिफॉर्म किए, विडो रीमैरिज एक्ट किया, चाइल्ड मैरिज को बैन किया। ये सब भी कुछ हद तक उनके ब्रिटिश का अगेंस्ट जा रहे थे। उनकी तो डिटेल में बात करेंगे, कोई वो लंबे टॉपिक है। तो ये सब हुआ। अब हम सवाल क्या ढूंढ रहे थे, अब हम सवाल पहले चलो ये कर लेते हैं कि ये फेल क्यों हुआ। फेल हुआ, कोई प्लानिंग नहीं, हथियार कहाँ से आएंगे, जो हथियार थे वो कहाँ से आएंगे। हथियार तो ब्रिटिश के पास मॉडर्न थे, वो लूट सकते थे कुछ हद तक, लेकिन सप्लाई तो चाहिए, नहीं थी सप्लाई। एक दूसरे से लिंक कैसे जोड़ना, कहा जाता है कि रोटी और चपाती ये काम कर रही थी, रोटी एंड लोटस, कमल का फूल। लेकिन साक्ष्य में कहीं नहीं मिलता है ऐसा कि मैं झांसी का हूँ तो मैं कांटेक्ट कैसे करूँ बिहार से, बड़ा मुश्किल था। तो एक दूसरे का कनेक्शन भी नहीं था, है ना, प्लानिंग भी नहीं थी, सप्लाई भी नहीं हो रही थी, पूरे सैनिक भी साथ नहीं थे, आधे सैनिक साथ थे और आधे इनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, सारे सिविलियन भी साथ नहीं थे, जैसे कहा पूरा भारत भी साथ नहीं था। तो इस वजह से ये फेल हो गया और अंग्रेज़ों ने इसे दबा दिया, और जाते जाते ये 1859 में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया जाता है, नाना साहब बच के नेपाल निकल जाते हैं, तात्या तोपे मारे जाते हैं, कुंवर सिंह भी मारे जाते हैं अब नौकर के द्वारा। तो धीरे धीरे सबको ये कर देते ख़त्म और कर देते हैं, और 1850 वापस ये इस रिवॉल्ट को दबा देते हैं 1857 को। अब हम ये तो बाद में कहेंगे ये है क्या। अब हमने कहा था क्या ये रिवॉल्यूशन है, सवाल ये ढूंढ रहे थे हम। रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है हिंदी में क्रांति, यानी कि आप किसी सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट जो स्टेट है, जो सरकार है, जो भी उससे नाराज़ हो, इतने लेवल पे, इतने उस पर नाराज़ हो और इतने बड़े लेवल पे हो कि आप उसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं कि नहीं सिस्टम को बदल देना है, उखाड़ फेंकना है। ऐसा किसी का मकसद नहीं था। आर्मी वालों को अगर उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते, उनको सैलरी बराबर मिलती, किसानों पे हाई टैक्सेस नहीं होते, तो क्या होता, रिवोल्ट भी नहीं होता। सबके एक सी दिक्कतें नहीं थी, सबकी एक ही परेशानी नहीं थी, सबकी अलग अलग परेशानी थी। अलग अलग परेशानी को एड्रेस कर देते, ये नौबत ही नहीं आती। और रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़े लेवल पर होता है, जिसका मकसद होता है सरकार को उखाड़ना, या किसी का मकसद सरकार को उखाड़ना था ही नहीं। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं दिखाई दी, ऐसी कोई मैनेजमेंट भी नहीं दिखाई दिया, ना ही ऐसा कोई उनकी रोड मैप था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और आप देखोगे जो दिल्ली में कब्जा किया था, उसमें जो कमेटी बनाई थी उसमें 10 लोग शामिल थे, 6 थे सैनिक और 4 थे सिविलियन, टेम्परेरी जो चला रहे थे। तो जब 6 ये थे तो रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। अब इसको कहो कि सेपोई मुटी नहीं है था क्या ये, इससे पहले भी सैनिकों ने छोटा छोटा विद्रोह किया। बुरहानपुर में 34वीं इन्फेंट्री का विद्रोह हो रहा है, 7वीं रेजिमेंट का विद्रोह हो रहा है, और दूसरी इन्फेंट्री का भी विद्रोह हो रहा है। मंगल पांडे को देखा, वो भी इन्फेंट्री, वो भी मारे जाते हैं, है ना, वो भी गोली मार देते हैं तो उनको फांसी दी जाती है। तो विद्रोह इससे पहले भी छोटे छोटे लेवल पे बहुत हो रहा है। अब ये विद्रोह हो रहा है कि एकदम से ये अचानक ही गुस्से में आ जाते और दिल्ली में आ जाते और कर देते। इसलिए पूरी तरीके से सैनिकों का विद्रोह नहीं था, सारे सैनिक ही शामिल नहीं थे, आधे सैनिक शामिल थे, आधे इनके खिलाफ लड़ रहे थे।
और जो कमेटी बनी थी वो भी पूरी सैनिकों की नहीं बनी थी, आर्मी भी शामिल थे उसमें। इनको दबाने के लिए इन्हीं के 50% सैनिक इनके आगे आ गए और इन्हीं मारने लगे। तो ये पूरी तरीके से सैनिक विद्रोह भी नहीं था और रिवॉल्यूशन भी नहीं था। अब इंडिपेंडेंस की भावना थी क्या ये? क्या ये इंडिपेंडेंस के लिए हो रहा था? सबके अपने अपने विशेषाधिकार थे, सबके अपने अपने हित थे। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं माना। वो बार बार अपील कर रही थी कि उससे मान लो, मेरी अपील स्वीकार कर लो, मेरी अर्जियों को मान लो, तो मैं रिवोल्ट नहीं करूँगी, यानी कि मैं इस विद्रोह में शामिल नहीं होंगी। यानी कि उनके अपने हित थे, उनका भी कोई ये नहीं था, वो भी अपनी बात ही मनवाने के लिए उसमें शामिल हुई थी। दूसरा, बिरजीश कादिर बेगम हजरत महल के पुत्र को अगर वो मान लेते तो वो भी उसमें शामिल नहीं होती। वो भी शामिल हुई थी क्योंकि नहीं माना था, मान लिया जाता तो नहीं होती। जगदीशपुर में कुंवर सिंह विद्रोह की जानकारी भी अंग्रेजों को दे रहा है कि मैं आपकी तरफ से ही लड़ूंगा अगर आप मेरी बात मान लो। तो उनका भी अपना हित था। नाना साहब का भी अपना वही हित था। खान बहादुर खान का भी अपना वो हित था। तो जितने भी अनेक्स किए गए थे इनका भी सपना सबका हित था। ये भी नहीं चाह रहे थे आज़ादी की लड़ाई, इंडिपेंडेंस, कि हमें अंग्रेज़ों को भगा भागना है। यानी कि ना सैनिकों का मकसद था अंग्रेज़ों को भगाना, ना आम फार्मर्स का मकसद था, ना ट्रेडर्स का मकसद था, और ना ही इन छोटे छोटे रूलर जमींदारों का मकसद था। ये तो इनके साथ जो उन्होंने पॉलिसी या अपनी नीतियों के तहत जो भी इनके साथ उन्होंने गलत किया था, सिर्फ उसका चाहते थे कि वो ऐसा ना करें, और ना करेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन की भावना किसी में नहीं, इंडिपेंडेंस की भावना किसी में नहीं, और अब बचता है लास्ट में रिवॉल्ट। अगर आप देखेंगे यूपीएससी का में भी, तो यूपीएससी में भी इसे नाम दिया है ग्रेट रिवॉल्ट, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में। और ये सही भी है, सबके अपने मकसद थे, पता चल गया। सबका जो अलग अलग वर्क करके मैंने बताया, उनकी भी अलग अलग अपनी दिक्कतें थी, वो दूर हो जाती तो कुछ नहीं होता, रिवोल्ट भी नहीं होता। और रिवोल्ट एक लोकलाइज लेवल पे होता है, छोटे छोटे कुछ वर्ग नाराज़ हो जाते हैं, विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं। एक छोटा एरिया हो सकता है, छोटा वर्ग हो सकता है, छोटे, तो ये सब अपने अपने एरिया में रिवोल्ट ही तो कर रहे थे। रानी में झांसी में रिवोल्ट कर रही है, वो लखनऊ में रिवोल्ट कर रही है, वो कानपुर में कर रहा है, वो जगदीशपुर में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये सब अपने अपने क्षेत्र में रिवोल्ट कर रहा है ताकि हमारी बात मान ली जाए और हम अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाए। तो अब इतने सारे डिस्कशन में हम किस नतीजे पे पहुँचे, या क्या लग रहा है, किसको क्या नाम दिया जाए? इसको यूपीएससी ने जो नाम दिया है ग्रेट रिवोल्ट, क्योंकि ये एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि कई कई क्षेत्र में ये फैल चुका था, लेकिन अलग अलग वर्गों के द्वारा अलग अलग हितों के लिए और अलग अलग मकसद से ये रिवोल्ट किया जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने इसे ग्रेट रिवोल्ट का नाम दिया, और यही नाम बिल्कुल सही भी है। तो 1857 को रिवोल्ट कहना ही सही है। तो आज हमने समझा 1857 को डिटेल में, कारण भी समझे और उसको क्या कहना चाहिए ये भी समझा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, पसंद आई होगी, नए एस्पेक्ट नए तरीके से जो आपको समझा गया वो समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अब यहीं पर अंत करता हूँ मैं अपने लेक्चर का, फिर मिलेंगे किसी एक नए लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।